हेलो एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी पे स्वागत करता हूं और इस बार हम लोग मैपिंग न्यूज़ में पढ़ने वाले हैं वियतनाम। अब क्या इसके पीछे का रीज़न है, ये सही बातों को जानते समझते हैं। तो फिलहाल हमारे जो न्यूज़ आर्टिकल है उसका कहना है 9 पीपल किल्ड एज रिकॉर्ड रेन्स एंड फ्लड्स लैश वियतनाम। तो देखिए, दरअसल फिलहाल वियतनाम के अंदर एक बड़े स्तर पर बारिश दर्ज की गई है और इसकी वजह से यहाँ पर पानी का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। बाढ़ की स्थिति यहाँ पर बन चुकी है और इसकी वजह से 9 लोगों की जानें जा चुकी हैं। तो ज़रूरी है कि जब इस प्रकार की चीज़ें हो रही हों तो एक बार वियतनाम भी डिस्कस कर ही लेते हैं। जब बहुत सारे अलग अलग देशों को हमने डिस्कस किया है, वियतनाम को डिस्कस करके बहुत कुछ समझने जानने को हमें मिलेगा इसके बारे में। तो क्या क्या खास खास बातें अब हम लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी है, एक बार जरा डाल दें नजर। तो शुरुआत करते हैं, पहले जानते समझते हैं कि वैश्विक मानचित्र पर वियतनाम की क्या स्थिति है। तो देखिए, इस पूरे वैश्विक मानचित्र पे कहाँ मौजूद है वियतनाम। तो देखिए, दरअसल यहाँ जो ये रेड हिस्सा देखने को मिल रहा है, ये रेड हिस्सा वियतनाम है। वियतनाम का एक्चुअल में जो ऑफिशियल नेम है वो ऑफिशियल नेम है वियतनाम समाजवादी गणराज्य। इसकी राजधानी है हनोई। इसका क्षेत्रफल भी काफी अच्छा खासा है, 3,31,212 वर्ग किलोमीटर का इसका पूरा का पूरा क्षेत्रफल है। इसकी एक खास बात यह है कि दरअसल इस देश की जो आकृति है वो हमें अंग्रेजी के एस अल्फाबेट के जैसी देखने को मिलती है। तो आपको जब तस्वीरें दिख रही होंगी तो यहाँ पर भी आपको ये कुछ एस की आकार में ही देखने को मिल रहा होगा। इसकी लोकेशन क्या है, वैश्विक मानचित्र पर ये कहाँ मौजूद है। तो देखिए, वैसे तो वैश्विक मानचित्र के हिसाब से इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो रहती है एशिया। ये एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, लेकिन दरअसल एशिया महाद्वीप के अंदर भी अब चीज़ें बटी हुई है क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। तो एशिया महाद्वीप के मामले में दरअसल अब यहाँ जो लोकेशन है वियतनाम की, ये मौजूद है दक्षिण पूर्वी एशिया में। और हम सभी ये बात जानते भी हैं कि दक्षिण एशिया के मामले में दक्षिण पूर्वी जो एशिया के देश हैं, इन सभी ने अपना एक अलग संगठन बना रखा है, आसियान। तो आसियान के जो देश हैं वो यही वाले देश हैं। तो दक्षिण पूर्वी एशिया का ये हिस्सा है और दक्षिण पूर्व एशिया में भी जो जिस जगह पर ये मौजूद है उसको कहा जाता है, ये है इंडो चाइना प्रायद्वीप। इंडो चीन प्रायद्वीप के रूप में इसको जाना जाता है। ये प्रायद्वीप है। तो प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है कि कोई भी जल का स्थिति जहाँ पे, मतलब कोई भी स्थल ऐसा जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ हो, उसको हम कहते हैं कि वो प्रायद्वीप है। तो इसीलिए यहाँ पर हम वियतनाम को भी यही मानते हैं कि वियतनाम जिस जगह पे मौजूद है वो इंडोचीन प्रायद्वीप है। तो इससे जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण बातें हैं जो पता होनी जरूरी थी। अब इन बातों के बाद जो आगे की कहानी है वो हमें पहले ये समझनी है कि वियतनाम किन किन देशों के साथ में सीमा साझा करता है। तो अब दरअसल वियतनाम की जो सीमाएं लगती हैं वो कुछ अलग अलग जगह पे देशों से और जल निकायों से भी लगती है। तो किस किस देश से सीमा साझा करते हैं ये समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर की। तो उत्तर में किसके साथ सीमा साझा कर रहा है, तो उत्तर में हमें यहाँ पर नाम लिखा हुआ भी दिख रहा होगा कि ये उत्तर में सीमा साझा कर रहा है चीन के साथ में। और चीन के साथ इसकी एक बहुत ही बड़ी सीमा साझा होती है, यानी कि ये जो स्थिति हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये पूरी चीन के साथ सीमा साझा करने की है। तो चीन के साथ अच्छी खासी सीमा साझा कर रहा है ये देश, ये हमें यहाँ पर क्लियर दिख जा रहा है। हालांकि एक बहुत बड़ी सीमा साझा होती है और जो सीमा यहाँ साझा होती है वो लगभग 1281 किलोमीटर लंबी है। इसके अलावा उत्तर की जगह अगर हम देखें कि पश्चिम में ये किस किस का सीमा साझा कर रहा है, तो पश्चिम में 2 देश यहाँ मौजूद हैं तो उसका सीमा साझा कर रहे हैं। तो पश्चिम में दरअसल यहाँ जो उत्तरी स्थिति है, तो इस जगह पर जो देश सीमा साझा कर रहा है पश्चिम में उसका नाम है लाओस। और इसी के साथ साथ यहाँ जो नीचे देश जुड़ा हुआ है उस देश का नाम है कंबोडिया। यहाँ कंबोडिया मौजूद है। तो लाओस और कंबोडिया ये दोनों देश ऐसे हैं जो पश्चिम में इसका सीमा साझा करते हैं और दोनों के साथ सीमाएं भी अच्छी खासी शेयर होती है। जैसे कि लाओस के साथ ये सीमा साझा करता है लगभग 2130 किलोमीटर लंबी और कंबोडिया की जो सीमा लगी हुई है लगभग 1158 किलोमीटर लंबी है, तो अच्छी खासी। अब इसके अलावा यहाँ पर कोई और देश नहीं है, यानी कि यहाँ पर केवल और केवल 3 ही देश ऐसे हैं जिनके साथ में सीमा साझा करता है, उत्तर में चीन और पश्चिम में लाओस और कंबोडिया। अब इसके अलावा जो उसकी बची हुई स्थिति है, यानी कि जो दक्षिण की स्थिति है और दक्षिण की स्थिति के अलावा जो उसकी पूर्व की स्थिति है, अब इस जगह पर मौजूद है एक सागर और जो सागर मौजूद है एक बड़ा सागर है, इसको कहा जाता है दक्षिणी चीन सागर, साउथ चाइना सी। तो दक्षिण चीन के साथ में इसकी अच्छी खासी सीमा साझा होती है, यानी कि एक प्रॉपर एरिया हम लोग को दक्षिणी चीन सागर से इसका जुड़ा हुआ दिख जाता है। बातें क्लियर है। तो ये वो चीज़ें हैं कहाँ कहाँ पर ये किसका सीमा साझा कर रहा है। और दक्षिण चीन सागर का जो सीमा साझा करता है बहुत बड़ी है, लगभग 3260 किलोमीटर लंबी सीमा का यहाँ पर ये शेयर कर रहा है। ठीक है, चलिए। अब दरअसल क्या है कि जो इसकी आकृति है वो आकृति के हिसाब से हमें पता चलता है कि एस आकार का है और वियतनाम का जो उत्तर से दक्षिण की तरफ जो विस्तार है वो काफ़ी लंबा है, मतलब पतला पतला सा देश है और काफ़ी लंबा सा देश देखने को मिलता है।
तो अब दौरान इस चीज़ को समझने के लिए कई बार वियतनाम को 3 अलग-अलग भागों में भी विभाजित कर दिया जाता है। वियतनाम को 3 अलग-अलग भागों में विभाजित करते हैं और वियतनाम का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है उसको उत्तरी वियतनाम, बीच के हिस्से को मध्य वियतनाम या कि और इसके अलावा जो तीसरी हिस्सा है इसका उसको कहते हैं दक्षिणी वियतनाम। सबसे ऊपर उत्तरी वियतनाम यानी कि नॉर्दर्न वियतनाम, सेंटर में इसका है यहाँ पर बीच का हिस्सा सेंट्रल वियतनाम और इसके अलावा दक्षिण में सदर्न वियतनाम यानी कि दक्षिणी वियतनाम। ये तीनों स्थितियाँ। हालांकि ये इसको सामान्य तौर पर हम लोग कह देते हैं समझने के लिए, लेकिन अगर बात करें वियतनाम की तो वियतनाम में भी डिवाइड इसी प्रकार से किया जाता है, बट अलग अलग नामों से जाना जाता है। जो उसका उत्तरी हिस्सा है, इस उत्तरी हिस्से को वियतनाम के हिसाब से कहा जाता है तोंकिन, ये हिस्सा टोंकिन कहलाता है। और वहीं जो मध्य वाला हिस्सा है, इस मध्य वाले हिस्से को कहा जाता है अनम या फिर त्रोंगबो। और इसके अलावा जो दक्षिणी हिस्सा है इसका साउदर्न वियतनाम का, उसको कहा जाता है कोचिन चाइना। ये इस प्रकार से 3 अलग अलग भागों में डिवाइड हो जाता है। अभी क्लियर हुई बात ये वाली सारी की सारी। तो ये इसके थोड़े से अपने अपने नाम हैं जो जनरली डिस्कशन में रहते हैं, तोंकिन, अनम या फिर त्रोंगबो और इसके अलावा कोचिन चाइना। क्लियर है बात सारी। चलिए अब इसके बाद बढ़ जाते हैं हम लोग आगे, और आगे बढ़ते हुए अब समझ लेते हैं इसकी भौगोलिक विशेषताओं को, खास खास भौगोलिक विशेषताएं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डेल्टा और मैदानी क्षेत्रों की। तो देखिए दरअसल यहाँ पर ना 2 प्रमुख नदियां बहती हैं और वो दोनों प्रमुख नदियों के पास जो मैदान है वो मैदान बहुत ही ज़्यादा खास है वियतनाम के लिए, क्योंकि ये दोनों ही जगह ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा उपजाऊ हैं वियतनाम के लिए और खासतौर पर कृषि भी यही होती है। और इन नदियों के आसपास वियतनाम का एक बहुत ही बड़ा जनसमूह भी रहता है। कौन कौन सी है? तो देखिए उत्तर में यहाँ पर बहती है एक प्रमुख नदी जिसको कहा जाता है रेड रिवर, और दक्षिण में जो नदी यहाँ पर बहने का काम करती है उस नदी की स्थिति भी बहुत ज़्यादा खास रहती है। और दक्षिण में बहने वाली नदी के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो होता है मेकांग। तो इसको मेकांग रिवर का डेल्टा कहा जाता है। तो ऊपर रेड रिवर और यहाँ पर मेकांग, ठीक है, ये वाली स्थिति यहाँ पर मौजूद रहती है। तो इन दोनों ही नदियों के आसपास में बनता है डेल्टा, एक बड़ा हिस्सा यहाँ पे और दूसरा हिस्सा यहाँ पे। अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं उत्तरी मैदान की। तो ये जो उत्तर वाला मैदान है इसको कहा जाता है रेड रिवर डेल्टा। ये उत्तर वियतनाम में स्थित है और रेड रिवर और उसकी सहायक नदियों से बनता है। लगभग 15,000 वर्ग किलोमीटर का ये क्षेत्र है और अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र है। उपजाऊ जलोढ़ मृदा यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसकी वजह धान की खेती यहाँ पर बहुत अच्छे से होती है। ठीक इसी प्रकार की स्थिति मेकांग की है और मेकांग रिवर डेल्टा की भी है। तो मेकांग रिवर डेल्टा की जो स्थिति वो ये है कि दक्षिण वियतनाम के होची मिन सिटी के दक्षिण में ये सब कुछ मौजूद हमें देखने को मिलता है। यहाँ इसकी होची मिन सिटी ये रही, तो उसके दक्षिण में ही ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। स्थानीय रूप से जो ये क्षेत्र है मेकांग नदी के से बना हुआ डेल्टा, इसको कहा जाता है कुलोंग। क्या कहते हैं? कुलोंग। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पर जो आप लोग को पता चलेगा। तो क्या कह रहे हैं? कुलोंग कह रहे हैं। पर कुलोंग क्यों कह रहे हैं, क्या मतलब है कुलोंग शब्द का? तो कुलोंग शब्द जो वियतनाम का है इसका अर्थ होता है नौ ड्रैगन। अब 9 ड्रैगन क्यों? दरअसल जब यहाँ मेकांग नदी आती है तो ये 9 अलग अलग भागों में बढ़ जाती है, इसी वजह से इस हिस्से को 9 ड्रैगन यानी कि कुलोंग के रूप में जाना जाता है। लगभग 40,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र और वियतनाम का सबसे बड़ा मैदान जो बनता है नदी से वो यहीं पे बनता है। और ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा उपजाऊ है क्योंकि जलोढ़ मृदा मिलती है और साथ साथ गाद युक्त स्थिति यहाँ देखने को मिलती है और कृषि अर्थव्यवस्था का हृदय भी यही वाला हिस्सा बना हुआ है यहाँ। ठीक। इसके अलावा जो मध्य वियतनाम की स्थिति, हालांकि कुछ यहाँ पर मैदान भी देखने को मिलते हैं, वो तटीय मैदान है और वो साउथ चाइना सी से जुड़े हुए हैं। तो ये मध्य मैदानी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक। अब इन सभी के बाद थोड़ा सा हम समझते हैं यहाँ पर्वतों को कि कौन कौन से खास पर्वत हमें देखने को मिल जाएंगे वर्तमान में इस वियतनाम की भूमि पे। तो देखिए वियतनाम की भूमि पे कुछ अलग अलग पर्वत हैं और इस मामले में जो सबसे प्रमुख पर्वत है उस सबसे प्रमुख पर्वत के लिए जो स्थिति है वो ये कहती है कि फिनसिपान पर्वत है। दरअसल वियतनाम की भूमि में 25% हिस्सा ऐसा है जहाँ पर मैदान है और वो हमें यहाँ पता चल रहा है कि 25% बहुत कम ही है जहाँ मैदान देखने को मिलते हैं। मैदान के अलावा यानी कि 25% यहाँ मैदानी हिस्सा है और इसके अलावा बाकी बचा हुआ 75% जो हिस्सा है वो या तो पर्वतीय है या फिर वो पठारीय है। तो ये दो तरह की चीज़ें बाकी 75% में देखने को मिलती है। मतलब एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जहाँ पर पर्वत या पठार हमें देखने को मिलेंगे, यानी कि बड़ी स्थिति बनी हुई है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण और सबसे खास पर्वत जो माना जाता है वो माना जाता है फिनसिपान पर्वत। दरअसल फिनसिपान पर्वत उत्तर में मौजूद है और यहाँ पर मौजूद है। ये फिनसिपान पर्वत की स्थिति है। इसकी ऊंचाई है 3142। ठीक है, यहाँ 3142। ठीक है, और फिनसिपान पर्वत का नाम फांसीपान पर्वत। ठीक है, तो फांसीपान पर्वत इसको कहा जाता है, उत्तर में मौजूद है। ऊंचाई इसकी बहुत ज़्यादा 3142 फीट की ऊंचाई इसकी मानी जाती है, मतलब सॉरी 3142 मीटर की ऊंचाई इसकी मानी जाती है। और ये समझिए कि जो इतनी ज़्यादा इसकी ऊंचाई है ये इंडो चाइना का सबसे ऊंचा पर्वत है। इंडो चाइना में इससे ऊंचा पर्वत कोई नहीं, सबसे ऊंचे पे स्थिति है ये। और इसी वजह से वो कहा जाता है रूफ ऑफ इंडो चाइना। क्या कहते हैं इसको? रूफ ऑफ
इंडो चाइना यानी कि इंडो चाइना की छत के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो सबसे ऊंची स्थिति इसी की है यहाँ पर फांसीपान पर्वत की। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर पूछा भी था एग्जामिनेशन के अंदर तो वहाँ ये जरूरी हो जाता है। और जो खास नदी है जैसे कि रेड रिवर, वो भी यहीं से निकलती है, और रेड रिवर की सहायक नदी जो ब्लैक रिवर है वो भी उसका उद्गम यहीं से ही होता है। तो खास खास नदियों का उद्गम यहीं पे हमें देखने को मिलता है। फांसीपान पर्वत के अलावा यहाँ जो दूसरी स्थिति है वो एक पर्वतमाला की है, और पर्वतमाला का नाम है अनामाइट। और यहाँ पर ये जो अनामाइट है वो हमें इस हिस्से में देखने को मिलती है, अनामाइट पर्वतमाला। तो दरअसल ये जो अनामाइट पर्वतमाला है इसको त्रोंग सोन रेंज भी कहा जाता है। और इस पर्वतमाला की खास बात यह है कि इसको वियतनाम की रीढ़ कहा जाता है। रीढ़ देख के लग भी रहा होगा, क्योंकि एक जिस प्रकार से शरीर के रूप में ये मौजूद है उत्तर से दक्षिण में, तो यहाँ पर इसको रीढ़ के रूप में अगर संज्ञा दी जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं है। तो रीढ़ कहा जाता है। इसकी लंबाई लगभग 1100 किलोमीटर की है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तरफ का विस्तार हमें देखने को मिल जाता है। औसत ऊंचाई इसकी लगभग 1000 से 1500 मीटर के बीच में देखने को मिलती है। और ये एक ऐसा हिस्सा है जो इसे दो अलग अलग भागों में विभाजित भी कर देता है। ठीक है, तो एक तरफ हमें इसका उत्तर का दक्षिण रास्ता देखने को मिलता है, वहीं इसके अलावा पता चलता है कि ये इस पूरे हिस्से को एक तरफ डिवाइड कर देता है पठार, और एक तरफ मैदान के मामले में भी घने वन वगैरह देखने को मिलते हैं। कुछ कुछ नदियाँ छोटी छोटी सी निकलती हैं यहाँ से। बस ये सारी चीज़ें खास देखने को मिलती है। इसके अलावा अब हमें जो आगे की स्थिति समझनी है वो समझनी है एक और पर्वतमाला की, और वो है हुआन लियन सोन पर्वतमाला। थोड़ा सा अलग और अजीब नाम लग रहा होगा, होता भी है। ठीक है, हुआन, तो याद करने की कोशिश करना, अगर हो जाए तो बिल्कुल कोई दिक्कत परेशानी बात नहीं है। हुआन लियन सोन। तो ये पर्वतमाला, दरअसल ये जो पर्वतमाला है ये यहाँ पर एक छोटे से हिस्से में मौजूद है, बहुत छोटा सा हिस्सा है यहाँ पे। तो छोटे से हिस्से में हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलती है, और लाओकाई और यनबाई इन दो प्रांतों के बीच में है ये मौजूद। लियोन हुआन लियन सोन पर्वतमाला 3143 मीटर की ऊंचाई जो है, जो यहाँ पर हमें फांसीपान की देखने को मिलती है, और फांसीपान इसी से जुड़ा हुआ भी है। और इसके अलावा हिमालय की पूर्वी शाखा के रूप में इसको जाना जाता है कि हिमालय का ये पूर्वी विस्तार है। तो इसी लियान हुआन लियन सोन पर्वतमाला का हिस्सा फांसीपान को भी माना जाता है। ये पूर्वी विस्तार है इसका, और हिमालय का पूर्वी विस्तार है ये। और खास चीज़ इसकी है कि यहाँ पर सीढ़ी नुमा खेती के लिए ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। सीढ़ी नुमा खेती यहाँ बहुत ज़्यादा की जाती है। तो वैसे पर्वतमाला के मामले में दो ही इंपॉर्टेंट है, अनामाइट और हुआन लियन सोन। हुआन लियन सोन के मामले में ही फांसीपान जुड़ा हुआ है और सबसे ऊंची चोटी बन जाती है। तो उसको एक अलग पर्वत बताया, क्योंकि कुछ खास विशेषताएं, जैसे कि इसको कहा जाता है रूफ ऑफ इंडो चाइना। तो बाकी इसको आप हुआन लियन सोन से जोड़ करके ही देखिए। बातें क्लियर है इतनी? चलिए, अब इन सारी बातों को जब समझ ही लिया है तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं पठार की स्थिति, क्योंकि एक बड़े हिस्से में हमें पठार भी देखने को मिलते हैं। सबसे पहला और प्रमुख पठार जिसको कहा जाता है केंद्रीय उच्च भूमि या फिर ते नुगुएन प्लेटो, कहाँ मौजूद है? तो देखिए, दरअसल ये जो हिस्सा है ये हिस्सा यहाँ पर मौजूद है। यहाँ मध्य मध्य वियतनाम में देखने को मिलता है हम लोग को ये। तो केंद्रीय वियतनाम की स्थिति में यहाँ हमें देखने को मिलता है, तो केंद्रीय उच्च भूमि के रूप में जाना जाता है। तो अनामाइट पर्वत के पश्चिम में ये मौजूद है, और लाओस और कंबोडिया की सीमाओं के पास इसको देखने को मिल जाएगा आप लोगों को। और इसकी खास बात ये है कि इसका जो मुख्य भाग है वो प्लेकू पठार, डाकलक पठार, इसके अलावा लामडोक पठार या फिर कॉन्डम पठार, इसके अलावा ये सारी सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण स्थिति यहाँ पठारों के लिए। इसकी ऊंचाई लगभग 500 से 1500 मीटर के आसपास की है, और ज्वालामुखी अवसादों से बना हुआ ये है। तो इसको अगर हम लोग कह देते हैं कि ये इसकी केंद्रीय उच्च भूमि है, तो ये समझने के लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि एग्जैक्ट नाम थोड़ा सा याद करने के लिए हमारे लिए गड़बड़ करेगा, क्योंकि नाम क्या है? ते नुगुएन प्लेटो। इसके अलावा दूसरी खास स्थिति अब इसकी हम बात करें जिसकी यहाँ पर पठारों के मामले में, तो दूसरा खास पठार है यहाँ पर लाम वियन पठार। तो ये लाम वियन पठार कहाँ मौजूद है? यहाँ पर मौजूद है, लाम वियन पठार। तो ये जो लाम वियन पठार है यहाँ मौजूद है, और लगभग 1500 मीटर की इसकी ऊंचाई है, और यही खास चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा एक तीसरा पठार और हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाता है, वो है डाकलक पठार। तो ये डाकलक पठार की स्थिति यहाँ बीच में मौजूद है, और इसको कई बार केंद्रीय उच्च भूमि से जोड़ा भी जाता है, और कई बार इसको अलग से भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये तीन खास पठार हैं जो हमें इसकी ज़मीन पर देखने को मिल जाते हैं। अब इसके बाद जो हम लोग को आगे की खास स्थिति समझनी है वियतनाम के बारे में, वो समझनी है हमें वियतनाम की नदियों की, क्योंकि वियतनाम के मामले में कुछ खास नदियाँ भी बहती हैं। हालांकि जो खास नदियाँ बहती हैं वो खास नदियाँ, दो ही खास नदियाँ हैं जो हम लोग को यहाँ पर खास तौर पर समझनी है। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर समझनी है रेड रिवर, और दूसरी हम लोग को यहाँ पर जो नदी समझनी है वो है मेकॉन्ग।
तो इन दोनों नदियों की कहानी ही समझेंगे। हालांकि ये जो दोनों ही नदियां हैं ये पीछे से बहती हुई आती हैं, लेकिन वियतनाम के लिए दोनों ही बड़ी महत्वपूर्ण है और डेल्टा ये यहीं आके बनाती है। जैसे कि पहले हम लोग बात कर लेते हैं रेड रिवर की। तो दरअसल ये जो रेड रिवर है, इस रेड रिवर की खास बात ये है कि ये जो रेड रिवर है, ये रेड रिवर पीछे से बहती हुई आती है। पीछे से कहाँ मतलब है, तो देखिए दरअसल ये जो नदी है इसका उद्गम होता है चीन के युआन प्रांत में। अब चीन के यूनान प्रांत से ये निकलती है और इस नदी का जो कुल क्षेत्र है वो माना जाता है कि 1200 किलोमीटर का है, लेकिन वियतनाम में लगभग ये 510 किलोमीटर का ही सफर तय करती है। इसकी कुछ सहायक नदियां भी हैं, ब्लैक रिवर है, लो रिवर है, डुंग रिवर है, और अंत में ये नदी आकर के गल्फ ऑफ टोंकिन में गिर जाती है और यहीं पे ये अपना डेल्टा बनाती है। तो बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वियतनाम के लिए एक उपजाऊ क्षेत्र को तैयार करती है। इसके अलावा बात करें मेकोंग नदी की, तो मेकोंग नदी की स्थिति भी कुछ इस प्रकार की है, क्योंकि मेकोंग नदी का जो उद्गम होता है, इसका उद्गम होता है तिब्बत के पठार से। तिब्बत के पठार से ये नदी निकलती है और तिब्बत के पठार से निकलने के बाद, जो कि खास बात मैंने आपको बताई थी, उसको खास नाम दिया जाता है, वो खास नाम दिया जाता है कूलोंग। क्यों दिया जाता है, क्योंकि दरअसल कूलोंग का अर्थ होता है नौ ड्रैगन, और नौ ड्रैगन मतलब है कि ये नदी अलग अलग 9 भागों में बट जाती है। इसी वजह से इस क्षेत्र को कहा जाता है कि ये कूलोंग का क्षेत्र है, और ये पूरे के पूरे विश्व की 12वीं सबसे लंबी नदी भी कहलाती है, जो 4350 किलोमीटर लंबी है। 220 किलोमीटर नदी लगभग ये प्रवाहित होती है वियतनाम की ज़मीन पर। इसकी कुछ खास जो शाखाएं हैं उसमें तेन रिवर और हान रिवर का नाम भी शामिल है। हालांकि दो ही प्रमुख नदियां, लेकिन दरअसल दो प्रमुख नदियों के साथ में बहुत सारी छोटी छोटी नदियां जुड़ी हुई हैं। तो वो जो छोटी छोटी नदियां जुड़ी हुई हैं, ये समझिए कि वियतनाम को कहा जाता है कि वियतनाम नदियों का देश है, और वियतनाम में लगभग 2360 नदियां बहती हैं, जो छोटी छोटी नदियां हैं खासतौर पर प्रमुख नदियां ये दो ही हैं। तो वो जो छोटी छोटी नदियां हैं वो लगभग 2360 हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए दो प्रमुख नदियों को आप याद रखिएगा। बट हाँ, ये भी याद रखिएगा कि वियतनाम नदियों का शहर भी है। बातें क्लियर है इतनी, और बहुत सारी परियोजनाएं, इसके अलावा व्यापार के मामले में, नौवहन के मामले में, ये दोनों ही नदियां बहुत ज़्यादा खास बनी हुई हैं इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में। बातें क्लियर है। चलिए, जब इतनी सारी बातों को समझ जान लिया है आप लोगों ने इतना अच्छे से, तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी आप लोग मुझे दे ही सकते हैं। तो आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आपको आंसर देना है, तो ज़रूर से आंसर दीजिएगा। और इसी के साथ अगर आप द हिंदू न्यूज़पेपर हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे साथ सुबह 9 बजे, जहाँ न्यूज़ एनालिसिस और एडिटोरियल डिस्कशन दोनों ही काम हम लोग करते हैं। और इसी के साथ ही आप लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि स्टडी IQ में भाई चल रही है दिवाली एक्सटेंडेड सेल, जहाँ आप लोग KL लाइव कोड यूज़ करेंगे तो आप लोग को मिल जाएगा एक बहुत ही बड़ा डिस्काउंट, और बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है आप लोग के लिए, बहुत खास है। फिलहाल 2027 का बैच आपको 17,999 में मिल रहा है, जो कि बहुत 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 ज़्यादा कम प्राइस है आप लोगों के लिए। तो ज़रूरी है कि आप लोग एनरोल कर सकते हैं यहाँ पर अपनी तैयारी को अच्छा बनाने के लिए। और ये जो बैचेस हैं हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों मोड्स में अवेलेबल है, और अक्टूबर में ये बैचेस अभी शुरू हो रहे हैं, तो चीज़ें आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी। और इसके अलावा एक खास बात आप लोग के लिए यहाँ ये है कि आपको सारी वो ज़रूरत की चीज़ें मिलती हैं जो आप लोगों के लिए रिक्वायर्ड होती है तैयारी के दौरान। यानी कि आप लोग को क्लासेस मिलती है जहाँ पूरा सिलेबस कवर होता है, करंट अफेयर, आंसर राइटिंग, ये सारी सुविधा भी आप लोग को होती है। और इसके अलावा CSET की तैयारी भी कराई जाती है। 1-to-1 मेंटरशिप आपको कदम कदम पे मदद करती है आपकी तैयारी के लिए, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। और इसी के साथ स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाती है। हालांकि आप लोग को यहाँ पे एक खास सुविधा ये भी मिलती है कि आप लोग को हम स्कॉलरशिप देते हैं मोटिवेट करने के लिए। जैसे कि टॉप परफॉर्मर को मिलती है 11,000 रुपये का स्कॉलरशिप, और वहीं अगर आप पूरी फीस रिफंड करवाना चाहते हैं तो आपको प्रीलिम्स क्लियर करना होगा, आपको पूरी फीस रिफंड की जाती है इसी प्रकार से। तो जल्द से जल्द एनरोल कीजिए, इतना जल्दी आप इसमें कर सकते हैं। बाकी आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ऐप। और PDF कहाँ मिलती है आप लोग को, टेलीग्राम चैनल पे। तो पहुंच जाइए टेलीग्राम चैनल पे हम लोग के साथ में जुड़ने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, जो महत्वपूर्ण डिस्कशन आज की इस क्लास में होना चाहिए तो हमने अच्छे से किया है। उम्मीद करते हैं कि सारी बात आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। बाकी की बात हम लोग आने क्लासेस में करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन तब तक के लिए फिलहाल दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।